इसका रक्षा मंत्री शहीदों के नाम को एक साल तक छुपा सकता है। इससे बड़ी गद्दारी सेना के साथ क्या करेगा? उसमें गढ़वाल राइफल जय बद्री विशाल के नारे से कैंटीन सीएसडी के आइटम्स में आबकारी आइटम में इस राज्य ने टैक्स लगाया, वर्ड लगा रखा है। कुमाऊं रेजिमेंट जय मां काली के नारों से हुआ कि इस देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर इन्होंने अभी हैंडओवर किया अंबानी जी को, रिलायंस ग्रुप को, और उसकी फाइलें लीक हो गई। त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हाँ पेंशन मिलेगी उनको। अरे बाबा, क्या उनका एक सपना है, उस सपने को तुम अडानी और अंबानी के हवाले करके पूरा नहीं कर सकते। रेजिमेंट गोरखा मर्जी चलेगी तो ये तो सीधे कच्छाधारियों को फौज में भर्ती कर दी। उन्होंने गुजरात की कोई रेजिमेंट नहीं बना। जिस जज्बे ने सीने में गोली खाते हुए कारगिल की चोटियां फतेह, अग्निपथ योजना के बाद गोरखों ने आना बंद कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। कारगिल युद्ध, जिसको पूरे 27 साल पूरे हो चुके हैं, इस पर देश और राज्य में शहीदों को याद करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और हम उन तमाम शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी आहुति इस देश की रक्षा के लिए दे दी। लेकिन हम आज बात करेंगे मुद्दों की कि आखिर वर्तमान समय में सैनिकों के लिए सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं हैं, वो पुराने सैनिकों से किस तरह से अलग हो रही है। सवाल इसलिए भी बनता है, आज हमारे लिए कोई फौजी क्यों सेना में जाकर, बॉर्डर में जाकर शहीद होना चाहेगा? क्या क्या उसके परिवार के आने वाले समय के भविष्य के लिए सरकारों ने योजनाएं बनाकर रखी है। इसी बीच हमारे साथ आज पूर्व सेना अधिकारी प्रकाश थपलियाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कारगिल की जो शहादत है उस पर भी हम हमारे सर से कुछ बात करेंगे। देखो, जब कभी भी हम फौज में एक व्यक्ति जाता है तो उसका ये कभी नहीं सोचता हो कि मरने और जीने की जो विचार है उसके दिमाग में कभी नहीं आता। उसके दिमाग में केवल एक चीज आता है कि दुश्मन को फतेह करना। और एक चीज स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस देश ने 1965 में, 1962 में, उससे पहले जो 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के साथ हुआ था, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था, फिर 71 में हमारा एक निर्णायक युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। फिर ये आता है 1999 में, 1971 के बाद, जिसको हम कारगिल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी युद्ध पहले हुए थे वे दुश्मन की सरजमी पे हुए थे। यानी हमने युद्ध सीधा जब लड़ा तो दुश्मन की जमीन को फतेह करना हमारा लक्ष्य था। लेकिन जो ये कारगिल युद्ध हुआ हमारा, इसमें हमने जो हमारे घुसपैठिया जो पाकिस्तान के यहाँ आ गए थे कारगिल में, उन चोटियों में जिन्होंने अपने पूरे अड्डे जमा लिए थे, उनको खदेड़ना, यानी अपनी सरजमीन से दुश्मन को भगाना हमारा लक्ष्य था। और वो लक्ष्य इतना कठिन था क्योंकि वो कारगिल की चोटियों में उन्होंने अपना पूरे जो स्थान है अपना पूरे बना दिए उन्होंने वहां पे, और बेस बनाकर ऊपर से वो हमको अटैक कर रहे थे और हम लोग नीचे से पहाड़ियों में चढ़ते हुए कारगिल की चोटियों को फतेह करना एक बहुत ही कठिन काम था, जिसको कि भारतीय सेना ने बखूबी करके दुनिया को दिखा दिया कि इनके बराबर, यानी भारत की सेना के बराबर सैनिक शक्ति और किसी के पास नहीं। हमने सीने में गोलियां खाते हुए कारगिल की चोटियां फतेह की। और उसमें जो कोई भी आप ये कहिए, देखो ये जो ऑपरेशन हुआ था 1999 में, इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी अटल जी की सरकार थी, उनके नेतृत्व में ये हमें क्या, क्योंकि उसमें एक सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर यहाँ की जो एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज,
उनके कैसे दुश्मन हमारे अंदर घुस गए और उन अंदर घुसरे हुए दुश्मनों को भगाने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी भारतीय सेना को देनी पड़ी। और विशेष तौर से हमारी जो गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट, इन्हों को बहुत बड़ी, हमारी तो पूरी 17 गढ़वाल लगभग खत्म हो गई थी। इतना बड़ा हमने वहाँ पे खोया। ये हमारे इस युद्ध में एक ऐसा भी हमें समझ आता है कि क्रॉस फायरिंग आपस में ही कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से युद्ध में हो गई थी, इसमें कितनी सत्यता है? देखो, ये क्रॉस फायरिंग जो है ये एक पार्ट ऑफ युद्ध है। ये होता रहता है, कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं और उसमें क्रॉस फायरिंग हो जाती है, लेकिन उसमें सीख हम इसको करेक्शन कर जाते हैं। कमांडर इस चीज को समझते हैं, ये कोई बड़ा वो नहीं है नुकसान वाला कि क्रॉस फायर ये होती रहती है, क्योंकि जंगल होते हैं, जंगलों में पता नहीं लगता कि कहाँ हमारी टुकड़ी छुपी हुई है, दूसरी पलटन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो जज्बा, जिस जज्बे ने सीने में गोली खाते हुए कारगिल की चोटियां फतेह की, और उसमें आज जब हम सोचते हैं कि क्या अग्निवीर होते तो जज्बा कायम रहता, ये सवाल आज देश के आगे खड़ा है। सर, मैं इसमें आना चाहता हूँ क्योंकि ये हम कहते हैं हम शहीदों का सम्मान करते हैं, शहीद हम अपने फेसबुक पे स्टोरीज लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं, लेकिन जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, अगर एक शहीद है, जैसे हमने पुराने समय में हम देखते थे अटल जी की सरकार रही हो या 1970 का जो जिसमें शहीदों के परिवार को जो भी मुआवजा या जो भी सेटलमेंट उनको करने की योजनाएं थी, तो हम देखते थे आम भाषा में कह कि पेट्रोल पंप्स मिलते थे, तरह तरह की उनके योजनाएं होती थी, गैस एजेंसी उनको मिलती थी। वर्तमान समय में क्या ये पॉलिसी अग्निवीर शहीदों के लिए भी है? देखो, जब कभी भी जिस सरकार के अधीन में युद्ध होते हैं, जैसे 1962 में उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस युद्ध में हमने बहुत बड़े भारी नुकसान उठाना पड़ा, हमें कई अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। उसके बाद हमारा 1965 आया पाकिस्तान, उस समय भी, और जब 71 भी आया, तो हम जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उस समय तक, तो हम दुश्मन की ज़मीन में जाकर लड़ने का हमारा लक्ष्य होता था। और उस लक्ष्य में जब हमारी मौतें हो जाती थी, जब हम शहादत को पाते थे हमारे शहीद, तो उनको अपने देश में घर तक पहुंचाना कठिन होता था। और उस समय तक हमेशा हमें जो एक जगह पे हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता था और घर को सूचना दी जाती थी कि आपका बेटा या आपका भाई शहीद हो चुका है। लेकिन 1999 वाला कारगिल ऑपरेशन है, चूंकि ये अपने सरजमी पे हुआ, तो यहाँ पे हमारे जो शहीद हुए अपनी जमीन पे शहीद हुए, हम दुश्मन की जमीन पे शहीद नहीं हुए। तो इनको उठाना, लाना और घर तक पहुंचाना, उस समय बड़े मतलब बहुत अच्छे मतलब हमें बोलते थे कि उनको बहुत सम्मान के साथ घरों तक पहुंचाया और इसको राजनीतिक इशू भी बनाया। ये कहा गया कि देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो शहीदों को घर नहीं पहुंचाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इतनी संवेदनशील है कि वो शहीदों को उनके परिवार तक पहुंचा रही है। लेकिन हम जानते थे कि जो युद्ध होता है उसमें आसान नहीं होता है शहीदों को घर तक पहुंचाना, और जो अपनी सरजमी पे होता है उसमें तो बहुत आसान है। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि उस समय इन्होंने जो ये युद्ध हुआ, ऑपरेशन कारगिल हुआ, ये इसको शौर्य दिवस के नाम से बोला इन्होंने। और जो दिसंबर में पाकिस्तान से हमने विजय हासिल की, जो बांग्लादेश हमने अलग बनाया, उसको विजय दिवस के नाम से जाना जाता था 16 दिसंबर को। तो विजय दिवस और शौर्य दिवस जब अलग अलग राजनीतिक प्लेट चश्मों से हम देखने लगे, तो यहाँ पे लोगों में ये ऑब्जेक्शन आया कि देखो, शहादतों को मत मानो। राजनीति जिस तरह से चल रही है इस देश में, वो बहुत ही हमें शंकाओं के घेरे में करती है, क्योंकि हमारी जो सेना व्यवस्था थी वो अंग्रेजों द्वारा ऐसे स्थापित की गई थी कि भारत की सेना का विश्व में डंका बजता था, डंका।
सर, ये जैसा वर्तमान में जो शहीद आता है घर पर, और उसका जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, तमाम जो प्रदर्शन होता है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई? देखो, इसमें बैक पाइप मैं देखिए, ये जो उनको जो जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर को जलाया जाता है, ये परंपरा हमेशा आर्मी की हर जगह रही है, चाहे उसका अंतिम संस्कार दुश्मन की ज़मीन पे हो रहा हो या सीमाओं पे हो रहा हो। क्योंकि मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन की जो बोला है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सवाल नहीं था। मैंने ये कहा कि युद्ध हमेशा दुश्मन की सरजमी पे लड़े जाते हैं। लक्ष्य होता है कि हम दुश्मन की कितनी जमीन को अपने पांव से, अपने कदमों से नापे, वो हमारे विजयश्री का द्योतक होता है। लेकिन कारगिल जो था वो हमने अपनी सरजमी पे लड़ा, तो इसे यहाँ आसान था हमारे पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाना, क्योंकि हमारी जमीन में शहीद हुए हैं हम। कारगिल में जब हमारे सीने पे गोली लगी तो अपनी जमीन पे लगी, दुश्मन की जमीन पे नहीं लगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जो राजनीतिकरण किया गया है उसकी से हमें चिंताएं हुई। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। और आज जो स्थिति है, यानी मैंने अभी कहा था कि भारत की सेना का विश्व में डंका बजता था, लेकिन आज जब अग्निपथ योजना ये सरकार लाई तो हमें आशंकित कर रही है कि क्या 4 साली फौजी में वो जज्बा होगा जो उन वीरों में था जिन्होंने सीने में गोली खाते हुए कारगिल की चोटियों को फतेह किया। ये सवाल आज हमारे आगे खड़ा है कि जब एक यंग लड़का जो 4 साल के बाद उसने फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना है, वो कितना तैयार होगा अपने को देश की समर्पण के लिए, अपने कुर्बानी देने के लिए। वो जज्बा एक बहुत ही कठिन होता है किसी भी व्यक्ति में। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारी सेनाओं का स्थापना हुई, उसमें गढ़वाल राइफल जय बद्री विशाल के नारे से उसके कदम कभी पीछे नहीं हटते थे। कुमाऊं रेजिमेंट जय मां काली के नारों से कभी पीछे नहीं हटते थे। इसी तरह से सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, तमाम रेजिमेंट, गोरखा, तो गोये जो रेजिमेंट थे, इनमें एक जज्बा होता था, अपनी जो कौम है उसके प्रति जो जज्बा होता था, वो जज्बा हमारे को कभी भी युद्ध क्षेत्र में कमजोर नहीं होने देता था। आज स्थिति ये है कि अग्निवीर जो आ रहा है, वो जब हम गढ़वाल राइफल के सेंटर में गए तो हमें तमाम ऐसे लोग दिखे दिए, विभिन्न, कोई काला, कोई पीला, नीला, मतलब वो गढ़वाली चेहरे नजर नहीं आए हमें जो हमें कभी गढ़वाल रेजिमेंट में नजर आते थे। तब मैंने सोचा कि आखिर सरकार को क्या सूझा होगा जो ये अग्निवीर, क्या सरकार के पास धन की इतनी कमी हो गई कि वे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भारत की सेना को संचालित करने लग गए, जहां का युवा हर दम तैयार है इस देश की आन मान शान के लिए कुर्बान होने के लिए। ऐसे देश में क्यों तुमने ये अग्निवीर जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, विदेश में आज यूक्रेन वाले कॉन्ट्रैक्टर सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा हमारे भारत के सैनिकों का जो इतिहास, गौरवशाली इतिहास था, आज हम इस अग्निवीर योजना के बाद हमने गोरखा खो दिए। हमारा गोरखा एक हमारा ऐसा साथी होता था युद्ध में जो हमारे जज्बे को दुगना और चौगुना कर देता था। आज वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने अग्निपथ योजना के बाद गोरखों ने आना बंद कर दिया। तो ये चिंताएं हमें रहेंगी और हम हमेशा इस चीज का, शुरू से ही जब अग्निपथ योजना लाई गई मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि देखो ये जो, अब आप ये देखिए कि ये लोग योजना ला रहे हैं, यहाँ के राज्य सरकारें, हमारी राज्य सरकार इस उत्तराखंड की सबसे फिसड्डी रही है सैनिकों के मामले में। ये आप हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब के फौजियों को देखोगे, उनकी सरकारें उनको हाथों हाथ लेकर उनको रोजगार देती है। हमारी सरकारों ने हमारा एकमात्र जो उपकरण बना था, एक उपक्रम जो कि जिसको हमने चंद
सालों में प्रॉफिट में ले आए थे, उसको भी, उस थाली को भी हमसे छीन लिया। तो ये हिस्सा, और आज यहाँ का मुख्यमंत्री एक ग्रुप बना रहा है कि साहब वो अग्निवीर आएंगे और उनको ये कौन तो अजय कोठियाल कोई 2-3 रखे कि साहब ये इनको सेटलमेंट करेंगे। अरे उन युवाओं को तुम्हारी सेटलमेंट की जरूरत नहीं है धामी, नहीं है। उनको क्या, उनका एक सपना है, उस सपने को तुम अडानी और अंबानी के हवाले करके पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अपने षड्यंत्रकारी नीतियों से बाज आते हुए सैनिकों के साथ खेलना बंद करे सरकार। सर मेरा एक सवाल ये था, क्योंकि जो परंपरागत सैनिक है, एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर है, यदि ये दोनों शहादत पाते हैं युद्ध के मैदान में या ऑन ड्यूटी इनकी कोई कैजुअलिटी होती है, एग्जैक्टली क्या बेनिफिट है? क्योंकि जो अग्निवीर है और जो परंपरागत सैनिक है, क्योंकि आप इसमें तमाम इस तरह के सवाल खड़े हो गए कि अग्निवीर को वो फायदा नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो फायदे हैं क्या? देखो, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि जो सैनिक अभी तक परंपरागत, क्योंकि हम जब लोग 15 साल में रिटायरमेंट आते हैं तो हमारी उम्र 35 साल 36 साल होती है, वो भी एक युवा फेज होता है हमारा, और उस युवा फेज में हमें रोजगार चाहिए। तुम उस रोजगार को अनदेखा करके तुम्हारी चिंताएं अग्निवीर के लिए, और अग्निवीर एक ऐसी एंट्री तुमने कर दी है जो परंपरागत फौजियों की सौतन के रूप में आपने फौज में खड़ा कर दिया। आप जब अग्निवीरों के बारे में बात करोगे और उनके बारे में बात नहीं करोगे तो उनके दिल में चोट लगेगी, उनको आहत होगा कि आखिर सरकारें जिनकी चिंताएं हमारे लिए भी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के फौजियों को पहले से ही उनको हाथों हाथ वहाँ की सरकारें, राज्य सरकारें लेती रही हैं, लेकिन मेरे राज्य में इसको अनदेखा किया गया है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने जो सवाल पूछा है कि अगर अग्निवीर शहीद होता है, एक अभी हमारे राजवीर जी शहीद हुए थे, उनके मामले में हमने देखा कि मैं अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे त्रिवेंद्र रावत जी का, त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हाँ हाँ पेंशन मिलेगी उनको। अरे बाबा, मुख्यमंत्री रहे आप इस राज्य के, सैनिक बहुल्य राज्य के, और आप लोगों को अगर ये नहीं मालूम कि सैनिक क्या होता है, सैनिक को क्या मिलता है, सैनिक को किस तरह से तुम्हारा व्यवहार है, वो उससे हम पीड़ित हैं। हमने वो पीड़ा देखी है कि जब तुमने हमारे कैंटीन सीएसडी के आइटम्स में, आबकारी आइटम में इस राज्य ने टैक्स लगाया, वर्ड लगा रखा है। आज जो आबकारी की जो भी सामान हमें मिलता है उसमें 100 रुपए 150 रुपए एक्स्ट्रा इस राज्य की निकम्मी सरकारें लेती हैं और बात करती है सैनिकों के कल्याण की। मतलब जो तिनका हाँ, लिखवा है उसमें भी 100 रुपए 150 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। ये इस राज्य की सरकार है, बाकी राज्यों की नहीं। तो ये सरकारें जो आज अग्निवीरों क्या कर रहे थे कि साहब अग्निवीर को शहादत होती है तो पेंशन मिलती है, झूठ है, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती। अग्निवीर को जो कुछ मिलता है वो इन्होंने इंश्योरेंस के माध्यम से, जो एक इंश्योरेंस है, 4-5 इंश्योरेंस किए हुए हैं, जिसमें कि एक इंश्योरेंस जो सरकार की तरफ से मिलता है उसमें उनको 48 लाख मिलता है, फिर एक में 44 लाख मिलता है, फिर एक में इनका ये रहता है कि साहब जब तक ये इतनी सर्विस 3 साल और थी या 2 साल और थी उस समय तक की तनख्वाह देते हैं उसको, फिर एक कुछ ब्याज के रूप में। तो जो पैसा आता है वो लगभग 1 करोड़ 65 लाख के करीब उनके हत्थे चढ़ता है इन एजेंसियों के माध्यम से जो वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने के बाद अगर मुझे कुछ पैसा मिलेगा और वो मेरा इंसेंटिव होगा तो धिक्कार ऐसी सरकार को। कोई मैं बोले कि थपलियाल जी आप मर जाएंगे आपको 5 करोड़ मिलेगा, तुम भाड़ में जाओ 5 करोड़, जब मैंने जिंदा ही रहना। मैं जिंदा रहते हुए, यानी जब अग्निवीर रिटायरमेंट होता है तुम उसको पेंशन नहीं देती उनको, तुम 5 साल तुम नेता बन जाओ तुम्हें पेंशन है, बहुत भारी पेंशन है। तुम फैसिलिटीज देखो, जो एक परंपरागत फौजियों को फैसिलिटी मिलती है वो अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। तो अग्निवीर पैदा करके तुम्हारा जो लक्ष्य था, षड्यंत्रकारी लक्ष्य, कि तुम इनको अपने बड़े जो उद्देश्य है उसमें शामिल करके
इनको तुम लठैत बनाओगे, वही लठैत जो जंत्र मंत्र में युवाओं को कूट सकें, वो लक्ष्य कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अग्निवीर आएगा उसका लक्ष्य कुछ और होगा। उसका लक्ष्य इस देश की ऊंचाइयां हासिल करने का होगा, अडानी अंबानी का गार्ड बनने का नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो तुम बनाना चाहते हो, कि एक नेता ने, भाजपा के नेता ने बोला कि साहब हम तो भाजपा के कार्यालयों में इंप्लाई करेंगे उनको। धिक्कार हो तुम्हें। अग्निवीर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो राजकुमार की तरह बाहर आएंगे, राजकुमार की तरह, क्योंकि उन्होंने 4 साल में अच्छा खाना खाना सीखा। वो आदत पड़ जाती है, उनको अच्छा रहने की आदत पड़ जाती है, और वो जो आदत है उसको रखने के लिए, उस आदत को कायम रखने के लिए उनको एक मेहनत करनी पड़ेगी, उनको एक ऊंचाइयां हासिल करनी पड़ेंगी। उस ऊंचाइयों को तुम नहीं दे सकते सरकार, तुम नहीं दे सकते। तुम क्या दोगे जिन्होंने हमारे युवाओं को चौराहे में खड़ा करके आज उनके जो संसाधन है उनके हाथों से छीन कर माफियों के हवाले करके और हमारे युवाओं को बिल्कुल अनाथ करके छोड़ा है। और यही कारण है कि आज न्याय संगत भर्ती के लिए पहाड़ का युवा लगातार संघर्ष कर रहा है। और कभी तुम सीबीआई की इंक्वायरी करके, कभी तुम कुछ करके उनको मूर्ख बनाते जा रहे हो, कठोर कानून कह के। लेकिन अब युवा जाग चुका है। जंत्र मंत्र की ज्वाला संपूर्ण देश में फैल गई है, और ये जंजी ही इस देश को बचाएगी, ये मेरा विश्वास है। ऐसे सवाल पे आता हूँ, बेनिफिट्स एंड पर्क्स की हम जब बात करते हैं तो अग्निवीरों को, अग्निवीर अगर कोई शहीद होता है तो परिवार के लिए कोई पेंशन है या नहीं है? परिवार के लिए कोई पेंशन नहीं। मैं पहले ही बोला कि त्रिवेंद्र रावत जी ने गलत बोला कि पेंशन है। पेंशन का मैं बोला नहीं कि इंश्योरेंसेस के माध्यम से उनको 48 लाख, 44 लाख, 18 लाख इस तरह का जो मिलेगा। देखो बैटल कैजुअलिटी उनको 8 लाख मिलेगी, तो इस तरह का उनको कुल मिलाकर 1,65,00,000 मिलेगा। लेकिन वो मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए मरना पड़ेगा। लेकिन अगर जिंदा जी जब आता है तो उसको कुछ भी सुविधा नहीं है, ना पेंशन है, ना सुविधाएं हैं। वो एक चौराहे में खड़ा होकर हो जाएगा कि 4 साल में, अभी फिर बताया कि उसको एक आदत बन जाएगी। ये क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि उनको सेटल कहाँ किया जाए। इसको सेटल करना इन कमजोर नेताओं का बूते के बाहर है। उसके लिए विजनरी लीडरशिप चाहिए, और उस विजनरी लीडरशिप का इस राज्य में, इस देश में टोटा पड़ गया, टोटा। जैसे हमने अटल जी की सरकार के बाद देखा, जो हमारा डीजीआर है रक्षा मंत्रालय का, वो तमाम ऐसी पहल निकालता है कि जिसमें जो वार विरोध होती है या सैनिकों के जो परिवार के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार से जोड़ा जाए। हमने कई बार देखा पेट्रोल पंप, देखिए पेट्रोल पंप ये अटल जी का ही सरकार की देन है। अटल जी की सरकार सम्मानित तौर से उनके जो पार्थिव शरीर को उनको घर तक पहुंचाने का काम भी अटल जी की सरकार ने किया। अटल जी की सरकार संवेदनशील सरकार थी, उसका एक मानवता आधारित चेहरा था, इसलिए उसने पेट्रोल पंप तक उनकी जो वो दीगर बात है कि ये बड़ी भारी समस्या ये आई थी कि कारगिल शहीदों की जो बेनिफिट है वो सीधा उनकी वाइफ्स को मिला, उनकी धर्मपत्नियों को मिला, और उस माँ को जिसने वो पैदा किया था शहीद, उसको नहीं मिला। ये सवाल हमने बहुत तीव्र गति से हमने सरकार के आगे रखा था कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो माँ शहीद को पैदा करती है उसको उस बेटे की शहादत के बाद कुछ नहीं मिलता, और जो धर्मपत्नी उसकी जो संगनी बनती है, सारा बेनिफिट का जो कानून है उसके तरफ है, उसके हिस्से में आता है। और इसमें सरकार ने कुछ सुधार करने का प्रयास किया है, कुछ माताओं को मिला है। लेकिन निरंतर शहीदों की माताएं निरंतर कोर्ट कचहरी का चक्कर आज भी लगाते हुए दिख रही हैं। हमने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि किसको हम शहीद बोलेंगे या शहीद मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। हमने कई चीज़ें ऐसी है, क्योंकि आज सरकार का ध्यान फौज की तरफ कम और खुशी की तरफ ज़्यादा है।
अग्निवीर के शहीद हुए हैं उनको ये सुविधाएं नहीं मिली हैं और मिलने की आशा बहुत धूमिल है, क्योंकि ये सब एजेंसीज अब अडानी और अंबानी के हवाले हो चुकी हैं। यानी इस देश के संसाधन पूंजीपतियों के हवाले हो गए हैं, इनके प्रिय पूंजीपतियों के हवाले, और वो अपनी जेब से एक पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से आपने देखा होगा कि इस देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर इन्होंने अभी हैंड ओवर किया इनको अंबानी जी को, रिलायंस ग्रुप को, और उसकी फाइलें लीक हो गई। हमारे हरिद्वार में न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहे हैं जिसको अडानी को दे दिया है। अब वो जो चीजें हैं, इतने खतरे मोल लेने के लिए पूरे विकसित देश अपने यहाँ से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बाहर कर रहे हैं और हमारी सरकारें उसको अपनी छाती पर बिठा रही हैं। और हिमालय राज्य के हरिद्वार में लगाना तो वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा इस राज्य की जनता को होगा, जिसका विरोध लोगों को करना चाहिए। यहाँ जो हमारी जो सीमाएं हैं चीन से लगी हुई हैं, और चीन की सीमाओं में जो खाली होते हुए गांव हैं, इनकी हमें चिंता करनी चाहिए। हमें चिंता करनी चाहिए कि जो फौज का जज्बा 1% कम न हो। फौज इस देश की आन मान शान के लिए हमेशा कुर्बानी देती रही है, और उनकी देखभाल करना हमारी सरकारों का कर्तव्य ही नहीं, धर्म है। सर, अग्निवीर स्कीम जब से आई है तो मैं देखता हूँ कि उसमें लगातार उसको एक बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी है या कुछ अग्निवीर को हम किस तरह से मतलब सेना के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मैंने बहुत बारीक ढंग से ये चीज देखी है, क्योंकि अब युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब युद्ध में जिस तरह से नेवी का रोल होता था, एयरफोर्स का रोल होता था, आर्मी का रोल होता था, वो काफी ढंग से उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गए, और जो मिसाइल्स का और ड्रोन का युद्ध शुरू हो गया है, उसमें अग्निवीर बड़े कारगर सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम में जो एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, वो रिस्पॉन्स अग्निवीरों में था। ये बात आज दिन तक भारतीय सेना के किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट ने ये बात नहीं कही है जो मैं आज बता रहा हूं। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम में आपने देखा कि बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान ने हमारी तरफ गिराई, लेकिन हमारा एयर डिफेंस इतना क्विक रिस्पॉन्स दे रहा था कि एक भी मिसाइल हमारे सरजमी पे नहीं आ पाई, और उसका कारण था क्विक रिस्पॉन्स बाय अग्निवीर यंग यूथ, जिसका रिस्पॉन्स इतना अच्छे ढंग, बिकॉज दे वर मैनिंग, वो मैन कर रहे थे एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है, और वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। लेकिन जहां तक कारगिल जैसे ऑपरेशन की बात आएगी, जहां तक, क्योंकि आखिर जो युद्ध जीते जाते हैं वो सेना के पांव से जीते जाते हैं, उनके कदमों से जीत की जाती है। जब हम दुश्मन की जमीन में को अपने कदमों से नापते हैं, जब हम हवा से उनके हवाई क्षेत्र में अपनी प्रभुता दिखाते हैं, उससे हम जीतते हैं। जब हम अपने जल में अपनी जल सेना के माध्यम से अपना संप्रभुता पाते हैं, तब हम युद्ध को, दुश्मन को हराते हैं और जीत हासिल करते हैं। लेकिन जहां तक ये जो क्विक रिस्पॉन्स में हमने वहां पे देखा, एयर डिफेंस सिस्टम में ये लड़के बहुत ही अच्छा काम करते हुए मुझे दिखे। सर, हम आर्मी में वैकेंसी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें अभी 75-25 वाला रूल है। हालांकि इसमें बात हुई है कि कुछ टाइम बाद इसमें संशोधन करके 60-40 का रेशियो किया जाएगा कि 40 अंदर 60 बाहर। लेकिन जो तो इसमें अगर सपोज एक साल में 1,000 भर्तियाँ होती हैं, लेकिन जो अग्निवीर की भर्तियाँ है, तो फिर क्या वो, अगर हम इसको 60-40 का रेशियो मान के चले, तो क्या 1400 भर्तियाँ एक साल में होंगी, या फिर उन 1,000 भर्तियों में से 400 को अंदर रख के 600 को बाहर किया जाएगा? तो ये भर्ती का जो प्रोसीजर है वो क्या है? देखो, इसमें पूरी सरकार कंफ्यूज है। जिस तरह से अभी आपने बोला, उनको पहले उन्होंने बोला कि केवल हम 25% अग्निवीरों को होल्ड रखेंगे। अब वो अक्ता गए, जब लोगों का विरोध आया तो उनकी समझ में नहीं आ रहा, कभी कोई 50% बोल दे रहा है, कोई 75% बोल दे रहा है लोगों को, बिकॉज इनका जो जवाबदेही है वो एक जैसे
गंभीर व्यक्तित्व, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति वो नहीं है। ये बहुत हल्के ढंग से नीतियों को और इन चीज़ों को लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, क्या आर्मी को प्रयोगशाला बनाना जरूरी था? यही अग्निवीर योजना तुम पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में लाते, तुम सीधा आर्मी के अंदर लेके तुमने बहुत बड़ा रिस्क इस देश की रक्षा और सुरक्षा में कर दिया। सीधा तुम आईटीबीपी में अग्निवीर लाते, तुम सीआरपीएफ में लाते, तुम सीधा आर्मी के अंदर इस प्रयोगशाला बना रहे हो आर्मी को, तो तुम्हारी जो बुद्धि है उसको भगवान मालिक। या इसे एमसीसी के साथ अपग्रेड करके लाया, एक अपग्रेडेड वर्जन करके लाया जा सकता है, क्योंकि एमसीसी भी लगभग एक तरह से मिनी उसका एक देखो एनसीसी का जो कैडेट्स हैं उनको किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये निरंतर शुरू से बना हुआ है, ये आज का नहीं। एनसीसी से पहले स्कॉट्स होते थे बच्चों के, स्कॉट गाइड होते थे। एक ऐसा सिस्टम, इन्होंने स्कॉट गाइड खत्म कर दिया, इन्होंने एनसीसी को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये तो अब इनकी मर्जी चलेगी तो ये तो सीधे कच्छाधारियों को फौज में भर्ती कर देंगे। ये तो ऐसी सरकारें हैं कि इनको कोई चिंता ही नहीं है। ये जो देश का रक्षा मंत्री शहीदों के नाम को 1 साल तक छुपा सकता है, इससे बड़ी गद्दारी सेना के साथ क्या करेगा? सरकार खुद गद्दारी कर रही है, शहीदों को छुपाना, सिंदूर के शहीदों को 1 साल तक छुपा के रखा, और वहां पे तुम संसद में बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये पंछी भी नहीं मरा। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है सरकार। ऐसे रक्षा मंत्री को 1 सेकंड भी अधिकार नहीं है कुर्सी में रहने का। लेकिन क्या करें, देश की सरकारें केवल जिस तरह से आज यूथ को जंतर मंत्र में जाकर अपना आक्रोश दिखाना पड़ा, वो देश का सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य। लेकिन जिसका खेलने का, हंसने का, जिंदगी को एंजॉय करने का, पढ़ने का टाइम है, वो तुम्हारी लाठी खाकर तुम्हारी आंख खोलने का काम कर रहा है। वैसे सर हमें राज्यों में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन जैसे रेजिमेंट होती है किसी भी राज्य की बनने की, इसका कोई नियम होता है या फिर वहाँ के लोगों का कुछ इंटरेस्ट होता है? इसका कोई एक स्पेसिफिक नियम है कि इसी कम्युनिटी की एक रेजिमेंट बनेगी या फिर इसी रिलीजन के रेजिमेंट बनेगी? देखो ये सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया। अंग्रेज बहुत बड़े सेक्युलरिस्ट थे। उन्होंने हमारे को इवन हर राज्य के व्यक्तियों का उनको मालूम था कि इनका हमारा अलग अलग वो होता है टेम्परामेंट। आप ये देखो कि पहाड़ के हम लोग सब फौज के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं, क्योंकि हम पहाड़ियों में बचपन से चढ़ने लगते हैं। हम अपने बहुत जो वो होता है दौड़ भाग, उसमें हम बहुत परफेक्ट होते हैं, इसलिए हम सबसे सुटेबल होते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से मार्शल रेस सिक्कों की, जिन सिक्कों ने 800 साल के मुगल साम्राज्य को चुनौती दे दी गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से, जिन्होंने हिंदू रक्षा के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिना दिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय की सिख रेजिमेंट बनाई, गढ़वालियों की गढ़वाल राइफल बनाई उन्होंने, कुमाऊनी रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। लेकिन उन्होंने एक राज्य को छोड़ा, और वही राज्य आज सब पे भारी पड़ा हुआ है। उन्होंने गुजरात की कोई रेजिमेंट नहीं बनाई, क्योंकि गुजरात के लोग जिस तरह से दुसाहस का काम करते हैं, आपने देखा होगा। दुसाहस मेरा बैड सेंस नहीं है, मेरा यह है कि अगर अरबों खरबों रुपए लेके कोई भागे तो गुजराती रहे, कोई बड़े धर्मगुरु होके आज जेलों में है तो गुजराती रहे, कोई बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के हर्षद मेहता जैसे व्यक्ति वो गुजरात के रहे। यहाँ बड़े बड़े नेता आज मोदी जी और अमित शाह जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो गुजरात के हैं। तो बड़ा काम करने के लिए छोड़ दिया अंग्रेजों ने गुजरातियों को शायद, नहीं तो बाकी सब जगह का मद्रास रेजिमेंट है, मतलब लगभग सभी प्रदेशों की, मराठा है, लेकिन गुजराती नहीं बनाया उन्होंने। और उसका एक कारण और हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात एक राज्य था, तो ये गुजरात जो अलग हुआ, ये भारत जब स्वतंत्र हुआ तब हुआ।
लेकिन आप लकीली यहाँ पे देखो कि जो गुजराती समुदाय है, उस समुदाय के बीच से कोई भी फौजी नहीं आते। कम संख्या में। बिल्कुल नहीं, कम क्या, भर्ती हैं, ढूंढ के नहीं मिलेंगे आपको। और न गुजरात की कोई ऐसी रेजिमेंट, देखो मराठा माने वीर शिवाजी के संतानों को मराठा रेजिमेंट माना, लेकिन गुजरातियों का कोई ऐसा चरित्र नहीं रहा है जो एक मार्शल रेस की तरह ये है। बहुत बहुत धन्यवाद थपलियाल जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। और जब भी हमें थपलियाल जी से बात करने का मौका मिलता है, एक नया ज्ञान, एक नया जो तथ्य है वो हमें जानने को मिलता है। और जो आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, इस संपूर्ण इंटरव्यू में जो भी इसका निर्णय निकालना चाहे उसका मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अग्निवीर इस समय एक वास्तव में सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये स्कीम, अग्निपथ जो स्कीम है, इस पर अब सरकार को जवाबदेही बहुत जल्दी से जल्द तय करनी होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल शेयर। धन्यवाद।